हेलो दोस्तों, धैर्य कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। मिरर, दर्पण क्या है? दर्पण एक कांच का बना वह कारक होता है जिसमें हम अपना या किसी अन्य वस्तु के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ये कांच का बना होता है। इसका यह सतह जो चमकदार होता है, जिसमें हम अपने प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वह कहलाता है परावर्तक तल। जो चमकदार सतह होता है, यह सतह जो होता है, जो चमकदार होता है, उसे कहते हैं परावर्तक तल। और इसके अपोजिट साइड इसको अपारदर्शी बनाने के लिए यहां पर एक परत चढ़ा दी जाती है। और यह जो परत होती है, यह होता है या तो चांदी का या तो पारे का। इसके सतह को चढ़ाकर इसे अपारदर्शी बना दिया जाता है, जिससे कोई भी प्रकाश इससे आर पार न जा सके और इसकी चमकदार सतह से परावर्तक सतह का काम करने लगता है और हम अपने प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो आइए दर्पण के विषय में देखते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, और एक होता है गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है, समतल होता है, मतलब प्लेन होता है, उसे कहते हैं समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण वो होता है जो कांच का एक गोला होता है। मान लीजिए इस गोले को हम बीच से दो बराबर भागों में इस तरह से डिवाइड कर दें, तो इसका एक भाग, ये पहला भाग हो जाएगा, और ये जो है ये इसका दूसरा भाग हो जाएगा। तो दो दर्पण इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसमें हमको दो दर्पण मिलेंगे। जिस दर्पण का उभरा हुआ तल परावर्तक सतह का कार्य करता है और यहाँ पर इसको जो है पेंट कर दिया जाता है चांदी या पारे से, ये जो उभरा हुआ होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स मिरर। और जिस सतह का परावर्तक तल धंसा हुआ होता है और इसके उभरे हुए तल पर पेंट कर दिया जाता है, तो ये जो धंसा हुआ परावर्तक तल कहलाता है, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। मतलब कॉनकेव मिरर। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है उत्तल दर्पण और दूसरा कहलाता है अवतल
दर्पण। ठीक, अब यहां से जो प्रश्न आते हैं हम लोगों में किसी भी एग्जाम में, वो प्रश्न पूछे जाते हैं दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, दर्पण की पहचान और उसका उपयोग। ये 3 पॉइंट यहां से हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। तो आइए इसके विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं एक एक करके। पहले हम लोग देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? पहले तो ये देखेंगे कि इसके परावर्तक सतह के दूसरे साइड में जो परत चढ़ाई जाती है उसे अपारदर्शी बनाने के लिए वो किस चीज का होता है। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और समतल दर्पण की पहचान कैसे करते हैं। तो आइए पहले हम लोग देख लेते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण के पीछे चांदी या पारे की सतह होती है। ठीक, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह है मान लीजिए समतल दर्पण। इसका यह भाग जो चमकीला है ये होगा परावर्तक सतह और दूसरे साइड में ये एक परत होती है। जो ये परत किसकी बनती है प्रश्न पूछा जाता है। यह परत होता है चांदी या पारे की। ये प्रश्न पूछा जाता है कि समतल दर्पण के पीछे किस चीज का लेप होता है या पट्टी होती है। तो चांदी या पारे की लेप लगाया जाता है जिससे यह जो है अपारदर्शी बन जाए और ये चमकदार सतह परावर्तक सतह का कार्य करने लगे। नेक्स्ट बिंदु कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। नेक्स्ट बिंदु समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और किस प्रकार का बनता है। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब, मान लीजिए एक दर्पण है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इमेज कि ये एक दर्पण है। अब दर्पण के सामने यहां पर मान लीजिए कोई एक वस्तु इस तरह से रखा हुआ है दर्पण के सामने। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे, मतलब दर्पण के पीछे उतने दूरी पे ही बनता है जितने दूरी पर लगभग वस्तु सामने रहता है।
वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर सामने खड़ा होगा, रखा रहेगा, उतने ही दूरी पर पीछे के साइड में ये प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है, काल्पनिक या आभासी होता है, लेकिन पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व मतलब साइड, साइड चेंज हो जाता है। मतलब जैसे दर्पण के सामने मान लीजिए कोई व्यक्ति या हम स्वयं दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा? पहली चीज सीधा होगा, जैसे हम खड़े हैं वैसे ही सीधा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, वस्तु के बराबर बनेगा, जितनी हमारी लंबाई होगी उतने लंबाई की ही प्रतिबिंब बन सकता है। तीसरा, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जान लीजिए जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा वह काल्पनिक या आभासी ही होता है। सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि साइड चेंज हो जाता है। जैसे दर्पण के सामने जब मैं अपना दाहिना हाथ इस तरह से उठाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि प्रतिबिंब में हमारा बायां हाथ उठ रहा है, तो साइड चेंज हो जाता है। दाहिना भाग जो होता है वो बाएं भाग का काम करने लगता है और बायां भाग ऐसा लगता है कि दाहिने भाग का काम कर रहा है। तो जब हम अपने दाहिने हाथ से कोई काम करता हुआ इस तरह से दिखाएंगे दर्पण में, तो ये लगेगा जैसे बाएं हाथ से कोई काम प्रतिबिंब हमारा कर रहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने स्थित होगा। ठीक, जैसा कि इमेज में आप लोग देख रहे होंगे। सेकंड, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा काल्पनिक वस्तु के बराबर
लेकिन पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व का मतलब साइड चेंज हो जाता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आगे बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखा जाता है। दूसरा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है, लेकिन उसका साइड चेंज होता है। इसमें कोई भी ऑप्शन दे सकता है, या तो चारों ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि इनमें से कौन सत्य है, तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। या तो चारों ऑप्शन दे देगा, या तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन दे के आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन एक सत्य है। ठीक, इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए। तो अगर समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण कितना लंबा उसको चाहिए। तो ऐसे इसका उत्तर होगा वस्तु के लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण, मतलब दर्पण कितना लंबा होना चाहिए, जितनी लंबाई वस्तु की या व्यक्ति की है उसकी कम से कम आधी लंबाई होनी चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो दर्पण के सामने खड़ा है, वह 5 फीट का है। मान लीजिए 5 फीट का कोई व्यक्ति है और वो चाहता है कि मैं अपनी पूरी लंबाई को नख से लेकर सिख तक की पूरे भाग को देख सकूं, दर्पण में हमारा पूरा प्रतिबिंब बन सके, तो वहां पर दर्पण की लंबाई उसको कितनी रखनी होगी। तो अगर व्यक्ति 5 फीट का है तो दर्पण की लंबाई क्या हो जाएगा, दर्पण ये हो जाएगा 2.5 फीट, जस्ट आधा उसको रखना पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या लगाएंगे, वस्तु की लंबाई की आधी लंबाई का दर्पण होना चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है इमेज से ही। इमेज से ही एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे,
समकोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। समकोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच में कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इसका उत्तर होगा कुल 3 प्रतिबिंब। शर्त को ध्यान में रखिएगा, अगर दर्पण जो है समकोण पर झुके हुए हो, दर्पण अगर समकोण पर झुके हुए हो, मतलब एक दर्पण इस प्रकार से हो और दूसरा दर्पण इस प्रकार से हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण ये बन रहा है, तो समकोण पर झुका हुआ ये दर्पण हो गया। ये भी समतल दर्पण है और ये भी समतल दर्पण है, और यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है समकोण पर झुके हुए दो दर्पणों के बीच में, यहाँ एक वस्तु रखा हुआ है। अब पूछ रहा है कि इस वस्तु का इन दर्पणों में कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ संभावना है कि मैक्सिमम 3 प्रतिबिंब ही बनेगा। एक प्रतिबिंब तो इसमें बनेगा, एक प्रतिबिंब इसमें बनेगा, और तीसरा प्रतिबिंब इसी प्रतिबिंब का जो है यहाँ पर एक छाया चित्र बन जाएगा। तो टोटल प्रतिबिंबों की संख्या हो जाती है 3। टोटल 3 प्रतिबिंब यहाँ बनेंगे, जब शर्त यह है कि दर्पण समकोण पर या 90 अंश पर झुका हुआ हो। ठीक, इसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है, दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब वहां शर्त था पहले में कि दो समकोण पर झुके हुए दर्पणों के बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यहां शर्त क्या है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसका उत्तर होगा अनंत प्रतिबिंब। शर्त क्या है कि दर्पण समानांतर हो। जैसे इमेज में आप देख सकते हैं, एक दर्पण यहां हो गया और एक दर्पण यहां हो गया। यहां कोई वस्तु रखी गई है। अब ऐसे स्थिति में इसके बीच में कुल अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। एक प्रतिबिंब तो इसका यहाँ बनेगा और एक प्रतिबिंब इसका यहाँ बनेगा। फिर इस प्रतिबिंब की एक छाया चित्र इसमें बनेगा, फिर इसी प्रतिबिंब का एक छाया चित्र इसमें आके बनेगा। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है छाया चित्र के माध्यम से, और टोटल प्रतिबिंब बन जाएंगे अनंत। तो अगर दर्पण समकोण पर झुका हो तो 3 प्रतिबिंब बनेगा, और दर्पण अगर समानांतर हो तो कुल अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अब आइए देख लेते हैं समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे देख करके। इमेज के आधार पर समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। अब आपको समतल दर्पण दे दिया गया
और उसमें अपनी इमेज को देखकर आप कैसे बताएंगे कि यह दर्पण समतल दर्पण ही है। तो उसमें क्या होता है कि अगर दर्पण के सामने रखा हुआ वस्तु V चाल से दर्पण की ओर बढ़े तो उसका प्रतिबिंब 2V चाल से उसकी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात दर्पण के सामने, मान लीजिए हम ही दर्पण के सामने खड़े हैं और हम 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से अगर हम दर्पण की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रतिबिंब हमको ऐसा प्रतीत होगा कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से हमारी ओर आ रहा है। अगर हम V चाल से चल रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब 2V चाल से, मतलब 2 गुने चाल से हमारी ओर आता हुआ प्रतीत होता है। तो अगर हम 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेंगे तो प्रतिबिंब 2 गुने चाल से, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऐसा प्रतीत होगा कि वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। ये तो होता है दर्पण की पहचान समतल दर्पण में। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के विषय में, जिसमें से पहला है उत्तल दर्पण। गोली दर्पण में पहला है उत्तल दर्पण, मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण हमने आपको बताया कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, मतलब यहाँ पर चांदी या पारे का पेंट लगा दिया जाता है जो धंसा हुआ भाग हो, और ये उभरा हुआ जो भाग है ये जो है परावर्तक सतह का कार्य करे। तो ऐसे गोलीय दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। ठीक, तो लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
ठीक, ये इमेज आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपके। यहाँ पर हम चांदी या पारे का पेंट कर देते हैं और ये उभरा हुआ भाग हमारा कहलाएगा, यही उत्तल दर्पण होता है। ठीक, अब जो उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में बना वस्तु का प्रतिबिंब, तो लिख लीजिए उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु से छोटा सीधा और आभासी या काल्पनिक बनता है। वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, लेकिन आभासी या काल्पनिक होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा वह काल्पनिक या आभासी ही होता है। ठीक, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन छोटा भी पूछ सकता है, बड़ा भी दे सकता है, वस्तु के बराबर भी दे सकता है। ठीक, तो उसमें लगाएंगे कि वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी या काल्पनिक होता है। अब लिख लीजिए उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, लिख लीजिए उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अर्थात व्यू एरिया बड़ा होता है। अतः इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में और परावर्तक लैंपों में किया जाता है। क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है इसका व्यू क्षेत्र बड़ा होता है, एक बहुत बड़े एरिया को एक छोटे से दर्पण में ये जो है दिखा सकता है। ठीक, तो इसके कारण जो गाड़ी होता है, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे बाइक हो, देखते हैं कि साइड में
मिरर लगा होता है दोनों साइड में, पार्श्व में, तो उसका यही होता है रीजन कि ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है तो चूंकि उसका दृष्टि सामने रहता है, वो आगे ही देखता है, तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है वो कितनी दूरी पर है, कितनी नज़दीक है, ठीक। तो हमें अगर साइड में गाड़ी को मोड़ना है, ये सारी चीज़ें वो अपने पीछे देख लेता है। तो गाड़ी के साइड में ड्राइवर को देखने के लिए अपने पीछे के एरिया को कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है तो कितनी दूरी पर है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए साइड में जो मिरर होता है यह उत्तल दर्पण होता है। और दूसरा, जो सड़कों पर परावर्तक लैंप लगे रहते हैं, उन परावर्तक लैंपों में भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अब आइए लास्ट हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, और इसमें केवल उपयोग ही आपसे पूछा जाता है अवतल दर्पण में। दूसरा लिख लीजिए, अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक। तो अवतल दर्पण में इसे लिख लीजिए, ऐसा गोलीय दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे इमेज दिख भी रहा होगा, कह रहा है कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, मतलब उभरे हुए भाग पर चांदी या पारे का पेंट लगा दिया जाता है, और ये जो धंसा हुआ भाग है ये परावर्तक सतह का कार्य करता है, परावर्तक सतह का कार्य करता है। तो ऐसे दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी अपने इमेज को देख रहे होंगे। तो आइए, अवतल दर्पण का उपयोग लास्ट पॉइंट है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो होता है गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, और आँख, कान, नाक, गले के डॉक्टर के द्वारा और दाढ़ी बनाने में। इतने जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। जैसे उत्तल दर्पण में हमने बताया था कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है दोनों, वो उत्तल दर्पण होता है, लेकिन जो हेडलाइट होता है वह अवतल दर्पण होता है। इसी प्रकार से जो सर्च लाइट होता है जिसे हम लोग रात में देखते हैं,
उसमें जो होता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि सोलर कुकर में या आँख कान नाक गले के डॉक्टर द्वारा या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। इस प्रकार से आज हम लोग दर्पण के विषय में जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे उस पर चर्चा किए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।